हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द डॉक्टर्स क्लिनिक। तो आज का जो केस है हमारा वो है नोजिया एंड वोमिटिंग का, जो कि हमारे ओपीडी के अंदर बहुत ही कॉमन केसेस होते हैं, जो हमें लगभग बहुत केसेस ऐसे देखने को मिलते हैं। बहुत ही कॉमन केसेस नोजिया और वोमिटिंग के होते हैं। तो आइए हम लोग केस को स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस क्या है नोजिया और वोमिटिंग का? तो सबसे पहले देख लेते हैं नोजिया। नोजिया मत का मतलब जो सामान्य भाषा में हम लोग बोलते हैं उसको बोलते हैं मतली आना या तो जी मिचलाना। तो नोजिया एक अनकम्फर्टेबल फीलिंग होता है, मतलब उल्टी जैसा होना। उल्टी होता नहीं है इसमें, लेकिन उल्टी जैसा लगता है, एक अनकम्फर्टेबल फीलिंग इसमें होता है। और स्पेशली उसमें नोजिया कंटिन्यूस बना रहता है, जैसे कि किसी को कैंसर में कीमोथेरेपी चल रहा हो तो उसमें नोजिया हमेशा, उल्टी नहीं होता है लेकिन नोजिया हमेशा बना रहता है। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे वोमिटिंग के बारे में। तो वोमिटिंग क्या है? फोर्सफुल एक्सपल्सन ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट्स थ्रू द माउथ। तो वोमिटिंग जब होता है तो उसमें एक फोर्सफुल, बहुत ही ताकत के साथ हमारा जो गैस्ट्रिक कंटेंट्स है वो बहुत ही स्पीड के साथ मुंह से बाहर निकलता है, जिसको हम लोग वोमिटिंग या उल्टी भी बोलते हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे रिगर्जिटेशन इनवॉलेंटरी बैकफ्लो ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट्स। जैसे कि अगर कभी कभार ऐसा होता है कि अगर ज़्यादा खाना खा लिया जाए तो हमारा स्फिंक्टर जो होता है वो ठीक से क्लोज नहीं हो पाता है, क्योंकि जो हमारा स्टमक होता है वो ज़्यादा भर जाता है, तो वो लूज, जो स्फिंक्टर है हमारा वो लूज रह जाता है। तो वहाँ से जो खाना बाहर निकलता है तो उस और गले तक आता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं रिगर्जिटेशन। या तो फिर जैसे कि अगर बच्चे दूध पीते हैं उसके बाद जो हल्की सी मुंह से बाहर निकल जाता है तो वो भी एक रिगर्जिटेट है। और उसके बाद बोलते हैं उसके बाद हम लोग बात करेंगे रेचिंग के बारे में। तो रेचिंग क्या होता है कि फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एब्डोमेन बट नो कंटेंट कम्स आउट। इसमें क्या होता है कि कभी कभार जैसे कि जीआई इन्फेक्शन हो गया हो तो उसमें क्या होता है कि जीआई इन्फेक्शन के कारण उल्टी हो चुका हो किसी भी पेशेंट को, और उसके बाद जो आता है तो उसमें उल्टी जैसा होता है लेकिन उसमें कुछ निकलता नहीं है, तो उसे हम लोग बोलते हैं रेचिंग। जैसे कि पोस्ट सर्जिकल के बाद जो ये रेचिंग होता है, जैसे कि ये सर्जिकल के, जैसे किसी का ऑपरेशन होता है तो उसको 6 से 12 घंटे के दौरान उसको कुछ खिलाया पिलाया नहीं जाता है, और उसके बाद भी उसको उल्टी जैसा बहुत ज़्यादा तेज़ कॉन्ट्रैक्शन के साथ उल्टी आता है, लेकिन उसमें कुछ निकलता नहीं है, तो उसे हम लोग रेचिंग बोलते हैं। जिसमें फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन होता है हमारे ये इंटेस्टाइन का, और लेकिन उसमें खाना नहीं होने के कारण उसमें कुछ निकलता नहीं है, तो इसको हम लोग रेचिंग बोलते हैं। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, और इसका जो कॉमन कॉज होता है वो होता है गैस्ट्राइटिस का मतलब कि मान लो किसी ने बहुत ज़्यादा शराब पी लिया और बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड खा लिया, तो उसमें उसके साथ जो उल्टी होता है तो उस कंडीशन को हम लोग गैस्ट्राइटिस बोलते हैं। बहुत ज़्यादा ऑयली स्पाइसी खाने के बाद जो उल्टी होता है, या जो अल्कोहल पीने के बाद जो वोमिटिंग हो जाता है, तो उसमें क्या होता है कि गैस्ट्राइटिस के कारण होता है। और उसके बाद फिर गैस्ट्रोएंटराइटिस। इसमें क्या होता है कि किसी को इसमें होता है इन्फेक्शन के कारण। इसमें गैस्ट्राइटिस प्लस एंट्राइटिस है। इसमें क्या होता है कि इन्फेक्शन होता है, जैसे कि डायरिया प्लस वोमिटिंग, तो ये हो गया हमारा गैस्ट्रोएंटराइटिस। उसके बाद इन्फेक्शन विथ फीवर, और अगर इन्फेक्शन है और फीवर है इसके साथ, कोई भी इन्फेक्शन है मान लो जीआई का, तो उसमें भी हमें कॉमनली वोमिटिंग देखने को मिलता है। उसके बाद हो गया है, इसके बाद मोस्ट कॉमन कॉजेज है फूड पॉइजनिंग का। इसमें भी हम लोग को उल्टी होता है या फिर नोजिया होता है। उसके बाद मोशन सिकनेस हो गया, मान लो कहीं कहीं पर ट्रैवल करने जा रहे हों या पर किसी घुमावदार रास्ते में जा रहे हों आप, या और उस कारण से आपको उल्टी हो रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं मोशन सिकनेस। और उसके बाद प्रेगनेंसी, जो कि डोपामिन इंड्यूस्ड होता है, ये भी बहुत ही कॉमन होता है। प्रेगनेंसी डोपामिन इंड्यूस्ड होने के कारण होता है। उसके बाद माइग्रेन में भी उल्टी होता है, और मायोकार्डियल इन्फेक्शन में भी उल्टी होता है। उसके बाद बहुत ही कॉमन होता है एपेंडिसाइटिस में भी उल्टी होता है। उसके बाद बिलियरी कोलिक में भी उल्टी होता है। ये दोनों बहुत ही कॉमन है। उसके बाद तो हम लोग देख रहे थे कि उसके बाद देख लेते हैं हम लोग कि इसका डीडी कैसे बनाएंगे, यानी कि डिफरेंशियल डायग्नोसिस इसका कैसे बनाएंगे। तो जो पहला हमारा है लूज मोशन। तो लूज मोशन है, इसका मतलब है कि यानी कि किसी को लूज मोशन के साथ अगर वोमिटिंग हो रहा है तो इसका मतलब है कि ये केस हमारा बनेगा, ये हमारा गैस्ट्राइटिस का बनेगा, गैस्ट्रोएंटराइटिस का बनेगा। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि इसमें हम लोग एंटीबायोटिक देंगे, और इसका इन्फेक्शन कंट्रोल करने की
तरफ जाएंगे। उसके बाद हम लोग जो दूसरा है वो है अल्कोहल। अगर किसी पेशेंट को अल्कोहल की हिस्ट्री है या फिर स्टेरॉयड बहुत लंबे समय से ले रहा है या फिर स्पाइसी फूड, इन सब चीज़ों का हिस्ट्री मिल रहा है हम लोगों को, तो फिर इसका केस जो बनेगा हमारा वो बनेगा गैस्ट्राइटिस का। तो हम लोग फिर इसमें गैस्ट्राइटिस का ट्रीटमेंट करेंगे। तो लूज मोशन वाला में गैस्ट्रोएंटराइटिस का हमारा डिफरेंशियल ये डायग्नोसिस बनेगा। और ये अल्कोहल, एनसेड, स्टेरॉयड, स्पाइसी फूड, ये सब अगर हिस्ट्री मिलेगा तो हमारा गैस्ट्राइटिस का हमारा केस बनेगा। दोनों का ट्रीटमेंट लगभग सेम है, थोड़ा सा डिफरेंट है, वो हम लोग देखेंगे आगे में। उसके बाद अगर फीवर के साथ मेनिंजियल ये नेक रिजिडिटी है तो हम लोग फिर मेनिंजियल साइंस देखेंगे कि उसको मेनिंजाइटिस तो नहीं है। अगर मेनिंजाइटिस होगा तो फिर हम लोग मेनिंजाइटिस ठीक करने के बारे में सोचेंगे। उसके बाद फिर एमनोरिया, उसके बाद है एमनोरिया। तो अगर एमनोरिया के साथ वोमिटिंग है तो बहुत क्लियर कॉजेज में से है प्रेगनेंसी। उसके बाद पेन इन एब्डोमेन के साथ अगर वोमिटिंग है तो हमारा ये जीआई का केस बनेगा। उसके बाद अगर पेन इन अपर एब्डोमेन के साथ अगर वोमिटिंग है तो हमारा गॉल ब्लैडर ये सॉरी और अगर पेन इन अपर एब्डोमेन के साथ अगर वोमिटिंग है तो हमारा गॉल ब्लैडर से रिलेटेड हो सकता है। उसके बाद अगर पेन इन लोअर एब्डोमेन के साथ अगर वोमिटिंग है तो हमारा अपेंडिसाइटिस के की तरफ हमारा केस जाएगा। उसके बाद अगर हेडेक के साथ अगर वोमिटिंग है तो हमारा मेनिंजाइटिस की तरफ केस बनेगा। उसके बाद अगर वर्टाइगो के साथ अगर वोमिटिंग है तो हमारा इसमें कान से रिलेटेड केस बनेगा, इसमें ट्रीटमेंट दूसरा होगा। उसके बाद सीवियर डायबिटीज़, इसमें अगर सीवियर डायबिटीज़ है किसी को, अगर 400 से अगर हम लोग इसका डायबिटीज़ चेक करेंगे, उसका अगर रिपोर्ट में 400 वहाँ अगर mg पर dl का ये शुगर लेवल आया, उसके साथ वोमिटिंग भी है, तो हम लोग यूरिन का टेस्ट करवा कर देखेंगे कि इसका कीटोन तो कहीं बढ़ा हुआ तो नहीं है। अगर कीटोन बढ़ा हुआ होगा तो ये इसको भी बहुत जल्दी ट्रीट करना होगा बहुत अच्छे से। अगर आप लोगों को एज ए जीपी अगर नहीं आएगा, क्योंकि ये बहुत ही सीवियर कंडीशन है। क्योंकि इसमें क्या होगा कि अगर सीवियर डायबिटीज़ के साथ अगर वोमिटिंग भी है और यूरिन में कीटोन का लेवल जो है वो बढ़ा हुआ है, तो इसमें क्या होगा कि डायबिटीज़ कीटो एसिडोसिस का केस बनेगा। तो ये बहुत ही लाइफ थ्रेटनिंग केस बनेगा, हमारा केस हो जाएगा। तो ये ऐसा केस अगर हम लोगों को देखने को मिलेगा तो हम लोग इसको से सीधे हाईएस्ट सेंटर रेफर करेंगे। और अगर सर्जिकल के बाद किसी को अगर किसी का ऑपरेशन हुआ उसके बाद अगर वोमिटिंग हो रहा है तो उसका फिर हम लोग ट्रीटमेंट फिर दूसरा करेंगे। तो आइए फिर हम लोग देख लेते हैं अगला स्लाइड। इसके बाद प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग क्या होता है कि ये जो सेरिब्रल टेंशन अगर बढ़ गया हो, सेरिब्रल टेंशन का मतलब ये नहीं कि साइकोलॉजिकल टेंशन, इसका मतलब कि किसी का इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ गया है, तो उसमें क्या होता है कि प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग होता है उसमें। और उसके बाद ब्लड स्टैंड हेमेटीमेसिस, अगर किसी को एसोफेगस में अगर किसी को छीलने से अगर ये ब्लड स्टैंड वोमिटिंग क्या होता है कि इसमें ब्लड की ये वोमिटिंग के साथ खून आ रहा होता है इसमें। तो ये अगर किसी को एसोफेगस में छीलने के कारण थोड़ी बहुत उल्टी के साथ खून आ रहा है तो इसको हम लोग हेमेटीमेसिस नहीं बोलेंगे। हेमेटीमेसिस हम लोग उसको बोलेंगे जिसमें कि हमारा जो और अगर गैस्ट्रिक अल्सर किसी को है तो उसमें क्या होगा, तो उसमें उल्टी के साथ बहुत सारा खून आएगा, तो वो हमारा हेमेटीमेसिस है। और उसके बाद अगर उल्टी के साथ ये हमारा बाइल जूस अगर निकल रहा है तो वो हमारा ये जीआई कॉजेस और ये बिलियरी कॉजेस हो सकता है। तो हम लोग फिर ट्रीटमेंट के पार्ट पर आते हैं और इन सब का ट्रीटमेंट देखते हैं कि किसमें कौन सा ट्रीटमेंट देना चाहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग घरेलू नुस्खे का ये दे सकते हैं, जो हमारे बड़े बुजुर्ग लोग बोलते हैं वो भी गलत नहीं बोलते थे। इन सब से भी फ़ायदा मिलता है, इन सब से भी रिलीफ मिल सकता है। तो जो हमारा कार्डामोम होता है, जिंजर एंड क्रश्ड आइस, ये सब हम लोग पेशेंट को दे सकते हैं, तो उससे रिलीफ मिलेगा थोड़ा बहुत। उसके बाद फिर देख लेते हैं ट्रीटमेंट में। तो इसमें सबसे पहले जो ग्रुप का नाम है वो है प्रोकाइनेटिक मतलब कि ये दवाइयाँ किस तरह काम करती है। ये मतलब ये इस तरह से काम करती है कि ये जो हमारा इंटेस्टाइन की मोटिलिटी होती है उसको ये स्पीड कर देती है। अगर किसी ने ज़्यादा खाना खा लिया हो तो उसमें हम लोग अगर प्रोकाइनेटिक ड्रग यूज़ करेंगे तो उसका खाना आराम से नीचे चला जाएगा और पेशेंट को रिलीफ मिलेगा। तो इसमें हम लोग सबसे पहले ये रेगलान पेरिनोम, जो कि मेटोक्लोप्रामाइड होता है, इसको हम लोग 10 mg का देते हैं। तो ये दवाई लेकिन अभी
ज़्यादा यूज़ नहीं होता है क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्पटम्स देखने को मिलता है, जो कि हम लोग आखिरी में इसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद है डोमस्टाइल, जो कि बहुत ही कॉमनली यूज़ होता है। इसको हम लोग देते हैं 10 mg का TDS दिन में 3 बार। और इससे इस और डोमस्टाइल, ये डोमपेरिडोम्स के बाद भी जो नई नई कैटेगरी का दवाई आया है, उसको सिसाप्राइड, जैसे कि मूसाप्राइड है, इटोप्राइड है, इसको भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं एज़ ए खाना को नीचे करने के लिए। अगर ज़्यादा किसी ने खा लिया है, तो उसको हम लोग इन दवाइयों से उसका स्टमक खाली कर सकते हैं। तो अगर किसी को डायरिया के साथ अगर ये वोमिटिंग हो रहा है, तो ये सब दवाई नहीं देनी चाहिए, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम हो सकता है। क्योंकि डायरिया में क्या होता है कि उसका जो प्रोस्टैल्टिक मूवमेंट होता है, वो ये ऑलरेडी बढ़ा हुआ होता है। और ये जो प्रोकाइनेटिक ड्रग होता है, इसका काम भी होता है कि पेरिस्टालसिस मूवमेंट को स्पीड करना होता है। तो ये दवाई अगर देंगे डायरिया में, तो उसका जो ऑलरेडी स्पीड बढ़ा हुआ है पेट का, और ये दवाई दे के हम लोग और स्पीड बढ़ा देंगे, तो फिर उसमें नुकसान हो सकता है। फिर हम लोग देख लेते हैं दूसरा ट्रीटमेंट के बारे में। तो ड्रग इंड्यूस्ड वोमिटिंग, अगर किसी का कीमो चल रहा है कैंसर का, या फिर किसी का मलेरिया का ट्रीटमेंट चल रहा है, जिसमें कि क्लोरोक्वीन देते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा ये उल्टी होता है। तो ये उल्टी होता है दवाई खाने के बाद, या तो फिर लिवोफ्लॉक्सासिन के साथ या एंटीवायरल के दवाई देने के बाद भी किसी को मेडिसिन, यानी कि किसी को ड्रग के साथ, ड्रग के कारण उल्टी हो रहा है, तो उसमें सबसे अच्छी जो दवाई काम करती है, वो है हमारा ओंडासेट्रोन, जो कि ब्रांड नेम है जोफर, और 4 mg का आता है। इसको हम लोग TDS दे सकते हैं दिन में 3 बार, फॉर पोस्ट ओपी, मतलब खाने से आधे या 1 घंटे के बाद। अगर किसी को दवाई लेनी है मलेरिया का, तो उसमें आधे घंटे पहले हम लोग जोफर का ये टैबलेट देंगे। उसके बाद फिर ये मलेरिया का ट्रीटमेंट, जो कि क्लोरोक्वीन से होता है, उसको फिर हम लोग चलाएँगे। उसके बाद फिर कि उसका जो न्यू वर्ज़न जो आया है, ग्रेनिसेट्रोन, प्लेनेसेट्रोन, ये सब भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं एज़ ए ड्रग इंड्यूस्ड वोमिटिंग में। इसके बाद फिर आगे आगे देख लेते हैं हम लोग ट्रीटमेंट ऑफ मोशन सिकनेस। अगर किसी को ट्रैवल करते समय, अगर कि कोई किसी को गाड़ी में बैठने के बाद उल्टी होना स्टार्ट हो जाता है, या फिर किसी को झूलते समय, या फिर फिसलने वाला होता है, उसमें अगर वो फिसलता है, उसके बाद उल्टी होने लगता है, यानी कि अगर किसी को मोशन सिकनेस के कारण अगर उल्टी हो रहा है, तो उसमें हम लोग जो कॉमन ये उसमें जो हम लोग दवाई यूज़ करते हैं, वो है हमारा प्रोमिथाजीन, जो कि एवोमिन और फिनार्गन के नाम से आता है, जिसे हम लोग 25 mg का आधे घंटे पहले, अगर कोई अगर सफ़र के दौरान जा रहा है, और उस सफ़र से आधे घंटे पहले देना है। उसके बाद उसको बोलना है कि आप सफ़र स्टार्ट कीजिएगा। आधे घंटे पहले टैबलेट खा के उसके बाद सफ़र आपको स्टार्ट करना है। और इसका जो ये ड्यूरेशन होता है, जो हाफ लाइफ होता है, वो होता है 6 घंटे का। अगर मान लो किसी को बहुत लंबा सफ़र करना है, तो हम लोग हर 6-6 घंटे में इसको रिपीट कर सकते हैं। लेकिन सफ़र स्टार्ट करने से पहले, आधे घंटे पहले, अगर एक बार सफ़र स्टार्ट कर लिया और वोमिटिंग स्टार्ट हो गया, उसके बाद अगर ये दवाई को देंगे, तो ये दवाई काम नहीं करेगा। उसके बाद देख लेते हैं गैस्ट्राइटिस प्लस वोमिटिंग। अगर किसी को गैस्ट्राइटिस के साथ वोमिटिंग हो रहा है, तो इसमें हम लोग टैबलेट देंगे डोमस्टाइल, जो कि हम लोगों ने पहले ही बात किया था कि इसमें क्या होता है कि जो स्टमक होता है, वो ज़्यादा भर जाने के कारण, या फिर किसी ने ज़्यादा स्पाइसी फूड खा लिया, या फिर अल्कोहल की वजह से अगर किसी को वोमिटिंग हो रहा है, तो इसमें हम लोग जो यूज़ करेंगे दवाई, वो है डोमस्टाइल, जो कि एक प्रोकाइनेटिक ड्रग है। इसको हम लोग देंगे 10 mg का दिन में 3 बार। और उसके साथ में देंगे एंटासिड जेल 10 ml का TDS दिन में 3 बार। उसके बाद गैस की दवाई देंगे पेंटोप्राज़ोल 40 mg का BD दिन में 2 बार। सॉरी, ये पेंटोप्राज़ोल देंगे 20 mg का BD देंगे। अगर 40 mg देना है, तो दिन में 1 बार दे सकते हैं, सुबह में खाली पेट। उसके बाद फिर माइग्रेन के साथ, अगर माइग्रेन है किसी को, उसमें वोमिटिंग हो रहा है, या फिर किसी को चक्कर आ रहा है और वो साथ में उल्टी भी हो रही है, तो उसमें जो दवाई काम करेगा सबसे अच्छी, वो है हमारा प्रोक्लोरपेराज़िन, जो कि इसका ब्रांड नेम है स्टेमिटिल। इसको हम लोग 5 mg का दिन में 3 बार दे सकते हैं। उसके बाद हम लोगों को चक्कर उल्टी के लिए हम लोग देंगे स्टेमिटिल। उसके बाद जो वर्टाइगो है, जिस चक्कर को रोकने के लिए, हम लोग यूज़ करेंगे मेडिसिन सिनार्जिन, जिसका ब्रांड नेम है स्टूजरन। इसको हम लोग 25 mg का दिन में 3 बार देंगे। उसके बाद देंगे टैबलेट बीटाहिस्टिन, जिसका ब्रांड नेम है वर्टिन। इसको 8 mg का दिन में 3 बार देंगे। और स्पेशली इसको यूज़ नहीं करेंगे जिसको, अगर किसी पेशेंट को अगर अस्थमा है, तो इसको ये वर्टिन बीटाहिस्टिन को यूज़ नहीं करना है। फिर देख लेते हैं प्रेगनेंसी के साथ अगर किसी को वोमिटिंग हो रहा है, तो हम लोग देंगे इसमें पायरिडॉक्सिन विटामिन, जिसका कंपोजिशन ये होता है कि जिसका पायरिडॉक्सिन का ये नाम होता है विटामिन B6, जिसको हम लोग को देना है 6 से लेकर 30 mg का दिन में 1 बार। अगर प्रेगनेंसी प्लस वोमिटिंग है, तब इसको देना है। हाइपरइमेसिस, अगर बहुत ज़्यादा उल्टी हो रहा है प्रेगनेंसी के दौरान, तो हम लोग ओंडासेट्रोन पर जा सकते हैं, और टैबलेट डॉक्साइलामीन 10 mg का 2 टैब HS देंगे।
सॉरी ये प्रेफर 2 टैबलेट देना है एचएस। उसके बाद हम लोग इसको अवॉइड करेंगे प्रेगनेंसी में, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा अगर उल्टी हो रहा है तो हम लोग यूज़ कर सकते हैं ओंडासाइट्रोन। अगर थोड़ा बहुत अगर उल्टी आ रहा है वोमिटिंग ये प्रेगनेंसी के दौरान, तो उसमें हम लोग विटामिन B6 यानी कि पायरिडॉक्सिन से ही काम चल जाएगा, तो उसी से हम लोग उसका ट्रीटमेंट करेंगे। अगर बहुत ज़्यादा हो रहा है तो फिर हम लोग ओंडासाइट्रोन की तरफ बढ़ सकते हैं। उसके बाद फिर हमारा जो लास्ट मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ वोमिटिंग इज इन्फेक्शन। इफ नोजिया प्लस वोमिटिंग सिस्टमिक कॉज हो सकता है। इफ वोमिटिंग ज़्यादा है और नोजिया कम है तो ये हमारा जीआई कॉज हो सकता है। और इफ सीवियर हेडेक परसिपिटेशन ऑलवेज पाल्पेट द एब्डोमेन। एब्डोमेन को हम लोग दबा कर देखेंगे, अगर उसमें दर्द होगा तो हम लोग फिर चेक करेंगे शुगर लेवल की। उसके बाद फिर हम लोग देख लेते हैं जो हम लोगों ने बात किया था एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम के बारे में, जो कि प्रोकाइनेटिक ड्रग देने से होता है। जो प्रोकाइनेटिक तो एक ग्रुप का नाम है और उसके अंदर जो दवाई है मेटोक्लोप्रामाइड, जिसके कारण से एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम आते हैं। तो अगर किसी को रेगलान दे दिया हम लोगों ने, तो इसमें हम लोग क्या, इसके बाद हम लोग को अगर रेगलान देने के बाद हम अगर किसी को एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम आ रहा है या उसके हाथ पैर टेढ़े हो रहे हैं और जबान बाहर आ रहा है, तो फिर हम लोग क्या करना है इसमें कि इसमें जो ट्रीटमेंट देंगे वो है IV फिनार्गन देंगे, जो कि एक एंटी इमेटिंग, ये भी एक एंटी इमेटिक मेडिसिन है और इसको हम लोग स्लोली देना है, इसको IV इंट्रावेनसली स्लो देंगे। तो इससे हमारा जो है वो एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम यानी कि हाथ पैर टेढ़े हो जाना और जीभ का बाहर निकलने लगना, तो ये सब सिम्टम या फिनार्गन IV फिनार्गन देने से ये सब सिम्टम चला जाएगा। उसके बाद ये दवाई को फिर बंद कर देंगे रेगनाल को। उसके बाद इसका जो अल्टरनेटिव मेडिसिन है उसको फिर हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो आज का जो केस था हमारा वो था नोजिया और वोमिटिंग के बारे में। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए शुक्रिया सभी का, मिलते हैं अगली वीडियो में।